In this video, we are going to talk about certain principle which should inform your mains answer writing. When you are doing answer writing for mains, then there are certain contours under which you have to operate. So इस वीडियो में हम वो सारे प्रिंसिपल्स को देखेंगे, उसको डिटेल वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा सो डैट वट एवर यू राइट डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू मार्क्स इन मेंस, और वो बहुत ही वास्ट है. सो आई थॉट अबाउट व्हाई नॉट limit it, set certain bandwidth under which you have to operate while writing mains answers, ताकि आप जब लिख रहे हो तो आप खुद ही समझ सको कि क्या मैं थोड़ा ज़्यादा लिख रहा हूँ या फिर क्या मैं irrelevant लिख रहा हूँ. सो there are certain guidelines that you should follow. ठीक है, सो ये वीडियो उस चीज़ के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सो इसमें मैंने 5 प्रिंसिपल को फोकस किया है. ठीक है, जिसमें पहला जो फोकस एरिया है वो है आपका दिस पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट बेस्ट नॉट बिकम इनेमी ऑफ द गुड. ठीक है, ये बहुतों के लिए अप्लीकेबल होता है. ठीक है, इसमें मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप आंसर्स लिखते हो, ठीक है, सो आप इतना ज़्यादा इमोशनल मत हो जाओ. लाइक सपोज़ किसी का इंटरनेशनल रिलेशन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है, किसी का पॉलिटी पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है, किसी का हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल देखो और आपको महात्मा गांधी दिखे तो आप बस महात्मा गांधी पर आप उसके अगर 2 पेज हैं और आपको उसको 7 मिनट्स में सॉल्व करना है तो आप लगे उसको लिखने 10 मिनट तक, 12 मिनट तक, वो 10 मार्कर के लिए. ठीक है, या फिर 3 पेजेस है और आपको उसको कवर करना है 11 मिनट में, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप उसको लगे 15 मिनट तक लिखने. क्यों? क्योंकि आपको आता बहुत ज़्यादा है. सो इन परस्यूट ऑफ राइटिंग द बेस्ट आंसर टू सर्टेन टॉपिक्स, आप क्या करते हो, आगे आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है, क्वेश्चन आपका छूटता है और फिर आप ऐसे 5 क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट कर देते हो. ठीक है, ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग कि अगर 11 मिनट का कैप है तो 11 मिनट का कैप है. अगर आप वो 11 को 15 मिनट कर रहे हो, ठीक है ना, और वो सबकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं चलेगा और आप स्ट्रेच कर दोगे उसको. ठीक है, स्पेशली जो आप पहले 1 घंटा लिखते हो जो मेंस में, उसमें आप ऐसे लिखते हो कि यार बड़ा मज़ा आ रहा है, मज़े में लिखते हो, आप एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो और बहुत मज़े में लिखते हो. बाद में वो जो आप 4 मिनट आपने लिया एक्स्ट्रा जो एलोकेट था इसके लिए, वो आपको है ना आगे के क्वेश्चन में 11 मिनट के जगह पर आपको है ना 7 मिनट ही मिलेगा. बिलीव मी, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू राइट 7 मिनट 3 पेज लिखना हो 15 मार्कर के लिए. ठीक है, वो आप नहीं करोगे. और आप ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में ही आप 11 मिनट से 15 मिनट जाओगे, आप ऐसा 2-3 क्वेश्चन में करोगे. 2-3 क्वेश्चन का मतलब ही है कि आपने कुछ क्वेश्चन आपके छूटेंगे और वो इट इज़ कम्प्लीट डिज़ास्टर. ठीक है, अब क्यों हमें नहीं लिखना है, वो इसलिए नहीं लिखना है बिकॉज कमीशन UPSC डज नॉट अवार्ड बेस्ट मार्क्स टू ईच क्वेश्चन. सो नो पॉइंट इन राइटिंग बेस्ट आंसर्स. मतलब ऐसा नहीं होता है UPSC के 15 मार्कर है कोई, ठीक है, तो UPSC आपने बेस्ट लिख दिया तो UPSC उसमें 12 मार्क्स दे देगा. अगर ऐसा होता तो मैं आपको ये प्रिंसिपल नहीं बोलता कि आप ऐसा नहीं करो. तब मैं बोलता जो सबसे अच्छा आता है उसी को लिखो. सो जनरली ऐसा होता है कि वो 50% to 60% मार्क्स ही देते हैं. इसलिए आप देखते होंगे कि टॉपर के भी मेंस के जो मार्क्स होते हैं, इफ़ यू स्कोर 50 मार्क्स इन मेंस प्लस इंटरव्यू, वो कट ऑफ कितना जाता है 1000 ऐसा कुछ आता है. वो देख लो 50% भी मार्क्स नहीं है. ठीक है ना, ओवरऑल का. सो आप अगर देखोगे कि अगर आपको रैंक लाना है देन यू शुड ट्राई टू गेट 50% मार्क्स इन ईच क्वेश्चन. और एक पेपर में भी देख लो, GS में 125 अगर ला रहे हो आउट ऑफ 250, इट इज़ अ ग्रेट मार्क्स. ठीक है, कुछ में तो GS3 जैसे में तो कुछ ईयर में ऐसा देखा गया है कि 70, 80, 90 तक बहुत अच्छे मार्क्स माने गए हैं. ठीक है ना, पीपल स्कोरिंग सिंगल डिजिट रैंक हैज़ स्कोर्ड इवन 68, 78 इन GS3, ऐसा देखा गया है. सो UPSC डजंट अवार्ड यू बेस्ट मार्क. ठीक है ना, एक क्वेश्चन के लिए. तो आप बेस्ट आंसर्स लिखने के पीछे मत पड़ो. वो जैसा मार्किंग इवैल्यूएशन होता है उसी के साथ आप अलाइनमेंट में आने की कोशिश करो. आपको कोशिश ये करना है कि जो 11 मिनट है 11 करना है. और ये बेस्ट लिखते कब हो आप, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम शौक चढ़ा हुआ है कि हम लिखोगे. कुछ टॉपिक आपका फेवरेट होता है, उसको आपने काफ़ी पढ़ा रहता है, तो वो जब आता है लो हैंगिंग, जैसे सोसाइटी के सवाल होते हैं GS1 में, कॉम्युनलिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, इस पर कोई भी बंदे के पास काफ़ी कंटेंट होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार इसको तो छोड़ते नहीं है क्योंकि आगे का कंटेंट हमारा कम पड़ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे आपको मेंस की प्रिपरेशन नहीं करनी है, सबका कंटेंट आपके पास होना चाहिए. इन कमिंग डेज़ मैं बताऊंगा, ऐसे एक वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पर मैं एक रियल क्वेश्चन लेके चलूँगा, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को आप नहीं पता है, बहुत ही अजनबी सा क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेंजर क्वेश्चन है, और उसको आप कैसे एक डिसेंट लिख सकते हो कि अगर 10 मार्कर है तो 3 to 4 मार्क्स तो ला ही सकते हो, और 15 मार्कर है तो 5 to 6 मार्क्स तो ला ही सकते हो. मतलब ऐसा एक टेम्पलेट मैं बताऊंगा जिससे
ऐसे क्वेश्चन भी क्रैक किए जा सकते हैं। बट बिफोर डैट आपको जो ऐसे 2-3 सवाल ही होने चाहिए किसी भी पेपर में, बाकी सारे सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना वैसे क्वेश्चन देख करके। अगर आप 5 क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करते हो, ऑसम आंसर लिखते हो, पर वो इट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ 15 डिसेंट आंसर्स। सो एम टू राइट 15 डिसेंट गुड आंसर्स, जहाँ पर आपको मतलब 50 to 60% मार्क्स सिक्योर हो ही हो। मतलब 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो 5 to 6 स्कोर करो, 15 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो 7 to 8 सिक्योर करने की कोशिश करो, और फिर जो 5 रह जाएंगे, ठीक है, उसमें आप कोशिश करो 40 to 50% मार्क्स लाने का, ठीक है। सो यही आपका टारगेट होना चाहिए। दिस इज़ द ओनली प्रैक्टिकल अचीवेबल गोल rather than राइटिंग 5 ऑसम आंसर्स इन लिमिटेड टाइम। इससे आपको मार्क्स ऐसे भी नहीं मिल रहे हैं कि 15 में आपको 12 मिल जाएंगे और 10 में आपको 7 to 8 मिल जाएंगे। आई डोंट थिंक दैट 10 में मुझे लगता है कि 6.5 बहुत हो गया जो इवेलुएटर देता होगा, ठीक है। उसी तरीके से आई थिंक 15 में 9 बहुत हो गया जो देते होंगे, ठीक है। सो 9.5 बहुत हो गया। सो कोई पॉइंट नहीं है, आप उसको स्ट्रेच करो, इससे बेटर है कंप्लीट द इंटायर पेपर। ये तो पहला बात है। और उस पेपर में आप डिसेंट आंसर लिखने की कोशिश करो। इट इज़ अबाउट हु राइट्स लेस बैड आंसर्स, ठीक है ना। बैड आंसर्स आपके कम होने चाहिए, डिसेंट आंसर्स होने चाहिए, वही पॉसिबल है उस टाइम पर। वो मैं और आगे ये बात को और डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, पर ये जो बात है इसको आप करना, बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होता है। आई थिंक आई रिमेंबर ईरा सिंगल हु इज़ 2014 टॉपर, सी ऑल्सो सेट कि कुछ पेपर उनको दिखता था तो वो पेपर में उनको लगता था यार मुझे सब आता है, सब बहुत क्वालिटी कंटेंट भी था उनके पास, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन है, उनको सब आता है, ठीक है ना। लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। टाइम मैनेजमेंट नहीं होने का वन रीज़न तो एक सबको पता है कि प्रैक्टिस होना चाहिए, कंटेंट का कंसोलिडेशन होना चाहिए, जिसको मैंने आखिरी वीडियो में बताया था कि कंसोलिडेट करो आप स्टडी रिसोर्सेज को भी, क्योंकि कंसोलिडेट फॉर्म में ही आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में भी कंसोलिडेट होगा, फिर एग्जाम टाइम में भी कंसोलिडेट फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। सो आपको कंसोलिडेट करने का वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको एक तो होता है कि आप रिवाइज करो, राइट करो, एक तो ये पहला बात हो गया। दूसरा रीज़न जिसके कारण पेपर कंप्लीट नहीं होता है वो ये होता है कि आपको है ना मतलब ऑसम आंसर्स लिखने का बहुत ज़्यादा अंदर से वो होती है, चुल होती है, जो मेरे अंदर भी था। यार मेरे को तो सब आता है यार, इसमें तो मैं तो गजब उड़ा दूंगा, ठीक है ना। मतलब IR के सवाल देखते थे मेरे, आई स्टार्ट लाइक लिकिंग माई लिप्स कि यार अब तो मतलब इसको तो छोड़ूंगा नहीं, इसको तो 15 में एकदम 12 नंबर ले ही आऊँगा। लेकिन ऐसे फेयर प्रोसेस नहीं होते हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री। सबका कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिटी के क्वेश्चन देखता था, मुझे लगता है पॉलिटी तो भाई मतलब उसको तो तोड़ूंगा बहुत अच्छे से, पर मार्क्स ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको मार्क्स लाने के लिए अबव एवरेज आंसर अगर आप लिख दोगे, जस्ट थिंक 125 कितना ऑसम मार्क्स है 250 में, लाइक इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स अगर GS में आप लाते हो, एंड दैट इज़ स्टिल 50%। सो यू कैन अंडरस्टैंड द बेंचमार्क ऑफ द UPSC आंसर्स। तो यही मैं बोल रहा हूँ, कमीशन डज नॉट अवार्ड बेस्ट मार्क्स टू ईच क्वेश्चन, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। सब रेशनल फैक्चुअल ही मैं बता रहा हूँ, जो कि लॉजिकल डेराइवेशन है UPSC से खुद। सो ये पॉइंट को आप पूरे अपने ब्लड में डाल लेना, इंटरनलाइज कर लेना। सिंपल चीज़ को आप सही करते जाओ, यू विल डू ऑसम थिंग्स। सेकेंड पॉइंट, एग्जामिनर इवेलुएट्स योर मेंस आंसर कॉपी एज पार्ट ऑफ हिज जॉब, हेंस यू शुड राइट योर आंसर कॉपी लाइक इट इज़ योर जॉब, ठीक है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माना कि आपका ड्रीम उसमें हैंग करता है, माना इमोशनल हार्ड वर्क, इमोशनल टॉयल ऑफ सो मेनी ईयर्स उसके अंदर है, वो कॉपी नहीं है, वो आपका एक तरह से मतलब लिविंग ड्रीम है, ठीक है। बट स्टिल आपको ये देखना है कि जो इवेलुएटर होता है उसके पास है ना ऑन अ डेली बेसिस उसको बहुत सारे कॉपी आते हैं, ठीक है। इस पर भी मैं आगे आऊँगा, ये वाले पॉइंट पर भी। पर मैं आपको ये खाली इस टाइम पर बताना चाहता हूँ कि ही इज़ इवेलुएटिंग, ऐसा नहीं कर रहा है कि वो इवेलुएशन में इतना इमोशन डाले हुए है कि भाई मैं जो इवेलुएट कर रहा हूँ ये कल को IAS डिसाइड करेगा, कल को इसी इवेलुएशन से कोई S जयशंकर बनेंगे, कल को इसी इवेलुएशन से कोई अजीत डोभाल बनेंगे, कल को इसी इवेलुएशन से कोई RBI गवर्नर बनेंगे। वो इतना इमोशनल इन्वेस्ट करके नहीं करते हैं। दे आर सिंसियर, दे मे बी मेंटेनिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ जॉब, ठीक है। सो वो एक जॉब की तरह आंसर को इवेलुएट किया जाता है। सो यू शुड ऑल्सो राइट योर आंसर कॉपी लाइक इट इज़ योर जॉब। इमोशन को मत रखो, डोंट राइट योर हार्ट आउट इन द पेपर, इंस्टीड राइट ओनली रिलेवेंट कंटेंट, ठीक है ना। सिर्फ रिलेवेंट कंटेंट लिखो। हार्ट आउट वाला जो मैंने बोला था बात टेलीग्राम पर जो लास्ट अपडेट था पोस्ट GS4 से रिलेटेड, फिर उससे कंफ्यूज मत कर देना। वहाँ मैंने बोला था योर हार्ट आउट मतलब आप अपना पर्सनालिटी को दिखना चाहिए। हार्ट आउट मतलब कुछ लोग ना बहुत इमोशनल होकर के लिखना स्टार्ट कर देते हैं, एज इफ़ पर्सनल इन्वेस्टेड हैं उसमें, बहुत ज़्यादा फ्लावरी लिखेंगे, बहुत ज़्यादा एक वो। और एक होता है रिलेवेंट कंटेंट, मतलब काम की बातें लिखो, क्योंकि उनको इंटरेस्ट सिर्फ है ना काम की बातों में। उनको कुछ स्टैंडर्ड दिया गया है, एक हेड इवेलुएटर होता है, ये RTI में भी ये बात रिवील थी कि एक हेड इवेलुएटर होता है UPSC का। चलो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है।
कि पेपर चेकिंग होता कैसे है। सो एक हेड इवेलुएटर होता है, ठीक है, जो मेन एग्जामिनर होता है, वो है ना मतलब 5, 1 2 3 4 5, ये 5 है ना, वो सब इवेलुएटर को वो लोग पिक करते हैं। मे बी वो ईयर टू ईयर सेम ही रहते होंगे या फिर थोड़ा सा चेंज करते होंगे। फिर वो पाँचों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। पहले होलसम पेपर, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना, कि क्या मेंस के क्वेश्चन हैं। फिर किस टाइप के आंसर्स एक्सपेक्ट करता है वो डिस्कस किया जाता है, और कैसे इवेलुएट किया जाएगा, मतलब ये चीज़ आपको मिलेगा पॉइंटर तो आपको ऐसे मार्क्स देना है, ये देना है तो ऐसे देना है, ऐसे करके वो डिसाइड करते हैं। फिर हर इवेलुएटर को बोला जाता है, ठीक है ना, कि आपको ये फॉलो करना है, और फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है रैंडमली। अब ये इवेलुएटर जो यहाँ मेन जो इनका एज ए टेम्पलेट दिया गया हो कैसे इवेलुएशन होगा, उससे वो इवेलुएट करता है, ये इवेलुएट। तो यहाँ पर इमोशन का कोई स्कोप नहीं है, उनको इट इज़ गिवन एज ए जॉब, आपको ये करना है, एंड दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल, ठीक है ना। कि फिर क्या होता है कि ये अपना मान लो कि ये इवेलुएटर जो है ये इन्होंने 10,000 चेक किया, ठीक है ना, जस्ट गिविंग ए रफ नंबर, वो 10,000 हो 1,000 हो, बट प्रोसेस में बता रहा हूँ। यहाँ पर 10K हुआ ऐसे। अब वो क्या करेंगे कि एक एक जो कॉपी चेक हुई है, ठीक है, वो कॉपी को बाद में रैंडम कुछ उठाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या हेड इवेलुएटर, और देखा जाएगा कि क्या जो हमने बेंचमार्क दिया है इवेलुएशन का, ठीक है, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब रैंडमली 100 पेपर में से कुछ उठाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये इवेलुएशन हुआ है या नहीं हुआ है जैसा इनको कहा गया, मतलब वेदर द इवेलुएटर नंबर 1 हैज़ डन हिज जॉब एज़ पर द बेंचमार्क शेड। अब उसमें कोई भी रैंडम उठाया जाएगा, उसको फिर एक बार हेड इवेलुएटर उसको फिर से देखेगा खुद से, और फिर वो देखेगा अच्छा ये हुआ है, या फिर इवेलुएशन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइट चेकिंग हुआ है या थोड़ा सा ज़्यादा लिबरल चेकिंग हुआ, तो उस हिसाब से +10 +2 +5 +15 -10 माइनस ऐसा कुछ जो उसको लगे, या फिर कुछ भी नहीं, 0, मतलब उसको लगे कि हाँ। तो ये जो इसने चेक किया है इसको बोलते हैं रॉ मार्क्स, ये रॉ मार्क होता है जो कि पहला हुआ। फिर फाइनल एक बार इसको चेक किया जाता है और देखा जाता है कि ये सही से चेकिंग हुई है ना, ठीक है, मतलब जो कहा गया था इवेलुएशन बेंचमार्क वो फॉलो हुआ है ना। अब वो अगर फॉलो हुआ है तो वो रॉ मार्क्स है, उसमें वो अगर लगेगा कि हाँ मतलब सब कुछ सही तरीके से किया गया है तो वो उसी को फाइनल मार्क्स कर देगा, नहीं तो वो स्केल करेगा। स्केल अप में भी हो सकता है कुछ मार्क्स, स्केल डाउन में भी हो सकता है कुछ मार्क्स। तो ये रॉ मार्क्स हो गया, और फिर स्केल अगर मान लो कि उसने +5 कर दिया एज़ कम्पेयर टू ये पाँचों इवेलुएटर का, तो फिर क्या होगा, क्योंकि उसको ये भी देखना है कि होमोजीनियस होना चाहिए, कि ये पाँचों इवेलुएटर एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। उसमें उसको लगेगा कि अगर कुछ ऊपर नीचे है तो वो उसको स्केल करके होमोजेनाइज करने की कोशिश करेगा, वो प्लस कुछ मार्क्स कर देगा माइनस कुछ x मार्क्स करके, तो फिर वो रॉ मार्क्स है, वो रॉ मार्क्स हो सकता है फाइनल मार्क्स में एग्जैक्ट हो जाए कन्वर्ट, या फिर उसमें प्लस माइनस करके वो फाइनल मार्क्स में होता है। ऐसे चेकिंग होती है। इसका यूपीएससी ने आरटीआई में जब रिवील किया था एक बहुत डिटेल सम ईयर्स बैक, तो उससे ये मैंने डिड्यूस किया कि यही है उनका प्रोसेस। सो मैं ये पूरा जो आपको एक बताया पूरा इंटायर, जो मुझे नहीं लगता है कि इट इज़ आउट ऑन इन द यूट्यूब येट, और बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़, बट मैंने ये बताया साइड का इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही क्रूशल इन्फॉर्मेशन है, वो इसलिए मैं बताया कि आपको समझ में आ सके कि एग्ज़ामिनर जो होता है वो एक ऑब्लिगेशन, एक सेट बेंचमार्क के तहत चेक करता है। जैसे मैंने बताया कि एक हेड इवेलुएटर होगा, वो पूरा जो हेड एग्जामिनर होगा वो पूरा एक स्टैंडर्ड सेट होगा, आपस में 1-2 दिन कुछ मीटिंग होंगी, डिस्कस होगा क्या वो चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन सो मेनी फैक्टर्स, और फिर वो एक गिव देम एज ए टास्क कि आपको इससे अबाइड बाई करना है, और उनको वो अबाइड बाई करना है। क्यों? क्योंकि बाद में उनकी जो मार्क्स इवैल्यूएशन होगा कोई एक बार दूसरा भी देखेगा कि क्या रैंडमली होगा, तो उनको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर हेड एग्जामिनर देखा और फिर बोला कि यार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा डेविएशन है, मतलब जो बेंचमार्क हमने सेट किया, तो एक तो ह्यूमन डिस्क्रिप्शन होता है कि 2, 3, 5 उनको अगर लगे कि कम घटाना है चलेगा, पर अगर बहुत ज़्यादा डेविएशन होगा देन मुझे नहीं लगता है दे विल बी उनको ये जॉब दिया जाएगा फिर दोबारा। सो दे आर ऑल्सो अंडर द ऑब्लिगेशन द इवेलुएटर नंबर 1 एंड जो एक सेट नंबर ऑफ इवेलुएटर होते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं ये बोलाना चाह रहा हूँ वो एक मैकेनिकल और बहुत ही रेजिमेंटेड वे में वो कॉपी इवेलुएट होता है। तो आपको भी जब लिखना है तो आपको उसी तरीके से लिखना है, डोंट ब्रिंग इमोशन, उसके लिए जगह नहीं है, ठीक है। वो आगे वाले पॉइंट में मैं और सब्सटेंशिएट करूँगा। सो आई होप इट इज़ अ मास्टरफुल इनसाइट जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आगे करने के लिए। सो कीप दैट थिंग पॉइंट कि आप इसको कंप्लीट करो एज इट लाइक इट इज़ योर जॉब, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा इमोशन पोर इन मत करो, ठीक है। अब आता है सेकंड पॉइंट, लव दाई एग्जामिनर, लव योर एग्जामिनर। मतलब आपको है ना ऐसा फील होना चाहिए कि ये जो एग्जामिनर है इसी के हाथ में मेरी फेट है, ठीक है ना। माई फेट इज़ सील्ड इन हिज पेन, ठीक है ना। वो कैसे इवेलुएट कर रहा है। सो आप उसकी लाइफ ईजी बनाने की कोशिश करो, मेक इवेलुएटर्स लाइफ ईजी एंड देन ही और सी विल मेक योर लाइफ ईजी बाई अवॉर्डिंग यू मार्क्स।
अगर आपने बहुत ही गंदा लिखा है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए नहीं मिल रहा है, बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड लिखा है, मतलब अगर मान लो कि वो उस दिन ऑलरेडी 50 कॉपी चेक कर चुका है, ठीक है ना, अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर, कुछ एक्स नंबर ऑफ चेक कर चुका है, और समझ लो कि वो आप उसके सबसे आखिरी या सेकंड लास्ट कॉपी हो, सो उसको इतना ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपका कॉपी चेक करने में। ऐसा नहीं लगे कि वो है ना ढूंढ रहा है कि भाई जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिया गया है आपको क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो रिलेवेंट लिखे हो कि नहीं आप, वो रिलेवेंट पॉइंट कहाँ है, उसकी है ना लाइफ टफ नहीं बननी चाहिए उस टाइम पर। मे बी वो ही इज़ वेरी टायर्ड, ठीक है ना, बहुत बोरिंग। आप कभी मेंस का कॉपी कंप्लीट करना है, मतलब इतना गंदे गंदे हैंड राइटिंग में लोग लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब एवरीवन, आई एम टेलिंग यू, वो लास्ट आते आते ना मतलब योर माइंड इज़ फेड अप। आई ऑलवेज फील कि भाई वो दे आर डूइंग सच अ थैंकलेस जॉब, वो करते कैसे हैं। हैंड राइटिंग इतनी गंदी हो जाती है, मतलब आप पूरा 3 घंटे लिखते हो, लास्ट के तो कुछ कुछ लिखते हो, मतलब आप खुद करके देखना, आपको खुद का पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो उनका लाइफ एनी वे, लाइक आई फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देयर जॉब, इट इज़ वेरी थैंकलेस जॉब कि उनको दे हैव टू गो थ्रू सच पेन टू सी आंसर फाइंड करना और स्टिल उसको मार्क्स रिवॉल्व करना। तो आप इसलिए जो आप बोलते हो प्रेजेंटेशन, आप सुनते होगे कि यार प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए, पैराग्राफ में लिखे या पॉइंट फॉर्म में लिखे, सारा डायलेमा आपका है ना इस पॉइंट से सॉल्व हो जाएगा। मतलब कौन सा स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने आपको GS4 का जो पोस्ट किया था, ठीक है ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ टू डिड्यूस इट टू द इंस्टीट्यूशन। एक बार आप वो इंस्टीट्यूशन समझ गए, फिर है ना ऑटोमेटिकली फ्लो होगा सारे पॉइंट। तो मैं अपने आप को, आई पुट माई सेल्फ इन टू द शूज़ ऑफ द इवेल्युएटर एंड देन आई ट्राई टू वर्क, उसके बाद बैकवर्ड में वर्क करने की कोशिश करता हूँ कि यार वो जब देख रहा होगा तो उसको बुलेट पॉइंट पढ़ना ज़्यादा इजी होगा या पैराग्राफ लंबा लंबा पढ़ना इजी होगा, ठीक है। अभी मैं फिर आऊँगा, अभी धीरे धीरे मैं अनकवर कर रहा हूँ, पर जो जिस समय बोल रहा हूँ, जैसे प्रीलिम्स में तो थोड़ा सा लास्ट 20-25 डेज़ में ही हो गया था, प्रीमियम वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा लास्ट में उतना इंटरनलाइज़ करने का मे भी अगर टाइम नहीं मिला हो, ठीक है ना, वो 2026 में रहेगा नहीं वो लिमिटेशन। पर मेंस में मैं ये बोला, जो पॉइंट बोल रहा हूँ आप उसको है ना ब्लड में डाल लो पूरा अंदर से। मैं एकदम टू द पॉइंट हिट करता हूँ डायरेक्ट, ज़्यादा सुपर प्लस मतलब बातें बोलना फालतू है आपके दिमाग में, जो मैंने पहले बोला लेस इज मोर, इसलिए मैं एक ही बात को बार बार बोलता हूँ, पीछे भी जाकर करता हूँ, सारा चीज़ कनेक्टेड बताता हूँ। क्यों? क्योंकि आप बात सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए आप भी एक एक चीज़ को एकदम अंदर अपने बैठा लो, ठीक है। कि अगर मैं ऑप्शनल का थोड़ा अलग होता है, GS का अलग होता है, GS 1 to 4, और SA का भी थोड़ा अलग होता है, ठीक है, और ऑप्शनल का अलग होता है। सो इसकी बात यहाँ फिट मत करना, उसमें आऊँगा ऑप्शनल का। एक जस्ट थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूँ, ऑप्शनल में आप पैराग्राफ में लिखो, ठीक है ना। क्यों लिखोगे? ऑप्शनल है ना, इवेल्युएटर 1 to 4 के पास नहीं जाता है, वो सारा है ना एक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, कोई भी हो सकता है, DU JNU, कोई भी जो तगड़े तगड़े जो पुराने लेगेसी यूनिवर्सिटी हैं, उनका कोई पॉलिटिकल साइंस का होगा, कोई सोशोलॉजी का प्रोफेसर होगा, बहुत ही वेटरन टाइप, उनको आदत है, मतलब उनको आप लिखोगे ना पॉइंट फॉर्म में तो लगेगा ये क्या सैलो नॉलेज है, ठीक है ना। तो उनको आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, ठीक है ना। वो कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता दूंगा, ऑप्शन का एटलीस्ट PSI वाले को तो मैं पूरा सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। सो ऑल दोज हु आर PSI दे कैन रीच आउट टू मी इन द मेल, ठीक है ना, उनको मैं अलग से डील कर सकता हूँ। बट बाकी लोगों का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, क्योंकि वहाँ के इवेल्युएटर अलग टाइप के हैं, उनका टेम्परामेंट अलग है, वो बहुत इन डेप्थ, मतलब ऑप्शनल इज सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़, ठीक है ना। वहाँ आपको एक कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट चेक करता है, वहाँ पर आप एक एक पॉइंटर लिखोगे, ठीक है ना, तो वो उनको बुरा लग जाएगा, यार ये तो बहुत सैलो नॉलेज है, ठीक है। वहाँ पर आपको थिंकर का नाम लिखना पड़ेगा, ये वो एक अलग है, मैं अलग बता दूंगा। पर GS में ऐसा नहीं होता है, GS इज़ जर्नलिस्ट पेपर, एक जर्नलिस्ट चेक करता है, कोई भी चेक कर सकता है उसको, अगर आप ऐसे बता दोगे। ऑप्शनल एक जर्नलिस्ट चेक नहीं करेगा, वहाँ पर आपको थोड़ा लैंग्वेज भी अच्छा लिखना पड़ेगा, एज अ पॉलिटिकल थिंकर इज़ राइटिंग, सो आपको वहाँ के लैंग्वेज पर काम करना पड़ेगा। GS में कोई लैंग्वेज, इंग्लिश का फ्लावरी लैंग्वेज, ये सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इट विल बैकफायर। आपको सीधा टू द पॉइंट देखना है, वो बहुत ही मैकेनिकल वे में इवेल्युएट होता है, तो आप उस तरीके से करो, ठीक है। सो वहाँ पर पॉइंट फॉर्म लिखो, तो पॉइंट लिखना है या पैरा में लिखना है, पॉइंट फॉर्म में आप लिखोगे GS के आंसर्स, और पैरा फॉर्म में लिखोगे, पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे आप ऑप्शनल के आंसर्स, ठीक है। आई क्लियर? क्यों? क्योंकि वो थोड़ा मैंने डिकोड किया कि इवेल्युएटर का प्रेफरेंस क्या होगा दोनों साइड का, ठीक है ना। इसलिए नहीं कि मेरे को अपने से आ गया, ये आ गया, सब कुछ एक है ना फिक्स्ड टेम्पलेट होता है, आपको बस अलाइनमेंट में लाना रहता है। सो ये मैं बोला कि वो आपका कॉपी सबसे लास्ट में भी चेक कर सकता है, मूड पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप मेक हिज लाइफ ईजी। वो ईजी कैसे बनाओगे? लेजिबल बनाओ, हैंड राइटिंग थोड़ा सा बोल्ड लिखो, सुंदर हैंड राइटिंग नहीं लिखो, लेजिबल होना चाहिए, थोड़ा बड़े बड़े करके लिखो ताकि दिखे, ठीक है ना। थोड़ा स्पेसिंग रखो, ठीक है ना, मतलब। और कैसे प्रेजेंटेशन करना है, क्या डायग्राम, ये सब पर मैं आगे आगे डिस्कस करूँगा। पर ब्रॉड मैंने बोला क्या प्रिंसिपल्स क्या है वो इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। आगे मैं और ज़्यादा ग्रैनुलर लेवल पर जा करके माइक्रो लेवल पर वीडियो बनाऊँगा साइड बाय साइड, ठीक है। अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट।
फोकस ऑन कंप्लीटिंग द इंटायर पेपर एट ऑल कॉस्ट, मतलब पेपर कंप्लीशन आपका मतलब सबसे बड़ा मतलब गोल होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस एंड ब्लैंक पेजेस डोंट फेच एनी मार्क्स। आपने ना 20 क्वेश्चन पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, अगर आप कुछ लिखोगे तो ही तो स्कोप है ना कि भाई वहाँ पर 0.5 दिया या 1 दिया या 1.5 दिया, या आपका दिन अच्छा रहा था 2.5 भी दे दिया, जहाँ पर आपको लगता है यार 1 नंबर का लिखा था और मेरे को यार 2 नंबर दे दिया, ठीक है ना, मतलब गजब हो गया। जैसे आप बोलते हो ना कि यार ये मैंने लिखा था इतने नंबर का, ठीक है, मेरे को लगा था कि इसमें मुझे मिलेगा इतना, पर उससे ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है ना। जो जिन्होंने स्टेट पीसीएस भी दिया होगा, आरटीआई कॉपी, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हो आरटीआई से कॉपी मंगा के मेंस के, तो उनको पता होगा ये बात कि जिसमें किसी किसी चीज़ में आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हो 6 नंबर और आप देखते हो कि अरे मेरे को तो 7.5 दे दिया था। तो अगर नीचे होता है आपका मार्क्स कि आप एक्सपेक्ट करते हो 8 और आपको मिल गया 6, तो कहीं ऐसा भी तो होता होगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार कुछ लिखा नहीं, 2 नंबर और दे दिया उसमें 3.5। तो ये तभी होगा ना जब वो पेपर में कुछ तो लिखे रहोगे। अगर ब्लैंक छोड़ के जाओगे तो ब्लैंक पेज में तो वो इतना पागल नहीं है कि यार वो उसको है ना खाली पेज है और 20 क्वेश्चन आपका खाली है और उस पर है ना उस बंदे ने चढ़ा दिया 1.5 मार्क्स या 0.5 मार्क्स, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो कम से कम लिखोगे तो उसमें वो रहेगा। प्लस एवरी क्वेश्चन इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू गेन एक्स्ट्रा मार्क्स एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर। आप वही अपॉर्चुनिटी ही नहीं सीज़ कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो तो फिर बेकार है। इसलिए जो मैं मेंस टेस्ट सीरीज़ अभी बहुत जल्द लॉन्च करूँगा उसमें आपको प्रैक्टिस करना है, प्लस वो आंसर्स मैं पर्सनली इवेलुएट करूँगा, ठीक है ना, बिकॉज आई डोंट वांट टू compromise ऑन द क्वालिटी। आई नो पीपल हु आर वेरी क्लोज फ्रेंड हु हैव अपीयर्ड इन द इंटरव्यू 3 or 4 टाइम्स, सो आई नो कि वो अच्छा करेंगे, बट स्टिल मैं जितना इमोशनल इन्वेस्ट करके एक एक को चेक करना चाहता हूँ एंड देन शेड्यूल 1 कॉल, दे विल टेक इट एज जस्ट लाइक अ जॉब, ठीक है ना। सो वो अभी तो मैं नहीं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। सो आई विल पर्सनली इवेलुएट ऑल आंसर्स, ठीक है ना। वो टफ होगा, जैसे मैंने बोला लास्ट वीडियो में कि आई एम रेडी टू बाइट द बुलेट फर्स्ट टाइम में, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा अपेंड करना है चीज़ों को। सो आई विल पर्सनली इवेलुएट, वो इवेलुएट करने के बाद मैं फीडबैक दूंगा, फिर जितना कॉपी मैं इवेलुएट करते जाऊंगा मुझे पॉइंटर भी मिलते जाएंगे कि क्या कॉमन चीज़ें हैं जो लोग गलत कर रहे हैं, मतलब कहाँ उनका गाड़ी अटक रहा है। तो मुझे वो कॉपी इवेलुएट करके आई विल ऑल्सो शार्पन कि मुझे वीडियो बनाने भी हैं तो किस चीज़ को बनाना है, क्या एक कॉमन चीज़ें हैं जिसको अगर मैं एड्रेस करूँ आधे घंटे के वीडियो में तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगा। सो दैट इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म, और मैं ही इवेलुएट करूँगा, मैं ही बनाऊँगा तो ज़्यादा होगा। दो इट विल गेट हेक्टिक, बट मुझे आउटपुट चाहिए मार्क्स के तौर पर, मुझे इफेक्टिवनेस चाहिए, और उसके लिए मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग जितना मेरे से मैनेज होगा मैं करूँगा उसको, ठीक है ना। सो जब मैं इवेलुएट करूँगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कहाँ पर आपका कंटेंट को आपको इनरिच करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप फिर रीडिंग, नोट मेकिंग एंड रिवाइजिंग उसको भी आप उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। फिर उसके बाद मुझे ये भी करना है कि आपको एक तो जब आप वो करोगे तो आपको दिखेगा कि यार मतलब पेपर कंप्लीट करने में कितना टास्क लगता है, या फिर मुझे ये भी मैं बताऊंगा कि रिलेवेंट कंटेंट कितना लिखो, ठीक है ना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, जो आप लिख रहे हो, ठीक है ना, वो जब मैं इवेलुएट करूँगा और फीडबैक दूंगा तो ही आपको समझ में आएगा कि ये जो पार्ट लिखे हो आपने वो इवेलुएट में ही नहीं हुआ, ठीक है ना, मतलब ये रिलेवेंट ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं बताऊंगा कि इसमें जो आपने पेज तो बर्बाद किया ही, उससे ज़्यादा आपने टाइम बर्बाद किया और वो इवेलुएशन में ही आया, लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो देयर आर मेनी लेयर्स जो कि धीरे धीरे विद टाइम ऑर्गेनिकली आपका इंप्रूव होगा फीडबैक के थ्रू, आंसर लिखने के थ्रू, और फिर उसके साथ ही आप जो रीड कर रहे हो वो भी बहुत प्रिसाइज़ करोगे, फिर जो नोट बना रहे हो वो भी बहुत प्रिसाइज़ करोगे, और फिर अच्छी चीज़ को ही बार बार रिवाइज़ करोगे। नहीं तो क्या होता है, आप तो पहला फालतू चीज़ पढ़ते हो, फिर फालतू नोट्स बनाते हो उस पर, और फिर फालतू चीज़ ही रिवाइज़ करते हो, और फिर वही रिवाइज़ करके फालतू लिख के भी आते हो, और फिर मार्क्स आता नहीं है, 3-4 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। सो वो सब रियल टाइम में मैं एक साथ करने जा रहा हूँ। पर्सनली आई विल डू इट सो डैट क्वालिटी डजंट गेट कम्प्रोमाइज़। ये जस्ट रूटीन नहीं है, किसी को भी दे दी है पर घंटे के चेक करने के लिए। इवन आई एम नॉट ट्रस्टिंग द सो कॉल्ड हु इज़ गुड एट इट, बिकॉज एक अच्छा होना एक बात है, ठीक है ना, कि आप अच्छे हो, और एक इंटेंशन अच्छा होना दूसरी बात है, ठीक है ना। इंटेंशन अच्छा होने का मतलब यू आर पर्सनली इन्वेस्टेड इन दैट पर्सन कि वो फाइनल तक जाए। यानी कि मेरा ये काम है, लाइक एम्प्लॉय ही जस्ट यू गिव हिम वर्क और वो वर्क करता है और फिर हो गया उसका काम खत्म, उसको उसके लिए वो काम किया, रिम्यूनरेशन मिला, दैट्स इट्स, हिज जॉब एंड्स देयर। बट इफ़ यू आर पर्सनली इन्वेस्टेड इन सर्टेन पीपल, फिर है ना आप उसके ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हो। सो आई विल पिक ऑन सर्टेन पीपल जिसको मुझे लगता है कि यार इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन देम, ठीक है ना, बिकॉज दे कैन गो ऑल द वे, और तब मुझे एक रियल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो आई होप यू आर गेटिंग इट, और आप भी ऐसे ही करना है। मतलब आई विल सी कि आप वो फीडबैक जो दे रहा हूँ एवरी पेपर का इवैल्यूएशन के बाद आप उस पर काम कर रहे हो कि नहीं, वेदर आई कैन सी द ग्रोथ इन यू और नॉट। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी चीज़ पर टाइम दूँ और मैं किसी चीज़ को इमोशनली बहुत ही अच्छे तरीके से
इन्वेस्ट करके उसको कुछ सजेशन दूँ और उसको मुझे कुछ काम होता हुआ दिख ही नहीं रहा है. आई डोंट लाइक इफ पीपल डोंट पे एनफ अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ इट इज़ लाइक अ गोल्ड माइन, ठीक है. सो आई होप आप भी उस चीज़ को है ना अपने ब्लड के अंदर एकदम डिजॉल्व करो और वो ट्रांसलेट करो अपने आउटकम में, ठीक है ना, ताकि वो आपका जो आउटकम होगा आंसर्स के फॉर्म में वो ट्रांसलेट हो मार्क्स में दैट इज़ बीइंग गिवन बाय द यूपीएससी, ठीक है. तभी वो इंटायर प्रोसेस मतलब दिखता है, ठीक है ना. सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. द फिफ्थ द पॉइंटर इज बी वेरी रेजिमेंटेड एंड मैकेनिकल इन योर आंसर्स. मतलब हर क्वेश्चन में जो मैंने बोला 7 से 11 मिनट, 2 पेजर के लिए 7 मिनट, 3 पेजर के लिए 11 मिनट, आपको बहुत ही मैकेनिकल होना होगा, ठीक है. हर क्वेश्चन को लेकर के आपको ये शेड्यूल फॉलो करना होगा, 7 मिनट्स 11 मिनट, एंड वो हर मेंस पेपर के लिए होना चाहिए. ये नहीं कि GS1 में कर दिया, 2 में, 3 में, 4 में, इससे का लगाऊंगा मैं, ऑप्शनल का लगाऊंगा, ठीक है ना. सो ये आपको एकदम, ये सबसे सिक्योर पार्ट है मेंस में भी. एक तो मैंने बोला मेंस एज ए स्टेज सबसे ज़्यादा सिक्योर है, सबसे ज़्यादा मतलब फेयर है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा फेयर है GS 1 2 3 4. अगर आप मार्क्स भी किसी का देखना, वो 450 लाते हैं एवरी ईयर दे स्कोर इन GS. ऑप्शनल में इधर उधर हो सकता है, ठीक है, इससे में हो सकता है, मतलब जो फेयर में भी जो सबसे फेयर पार्ट है वो ये पार्ट है. सो आई होप कि आप उसमें पूरा जस्टिस करो और सिक्योर करो. टेक द इमोशन आउट ऑफ राइटिंग, जो मैंने पहले बोला है, एंड जस्ट बी रूथलेस इन राइटिंग. 50 पेज जो है कंप्लीट करना है फ्रॉम GS 1 to 4. अब ऐसा क्यों करना है आपको, इमोशन को क्यों हटाना है, क्यों, वाई? बिकॉज यूपीएससी मान लो 12,000 आई थिंक जाते हैं, आई थिंक जो मेंस लिखते हैं, आई थिंक 1200 to 1000 to 900 ऐसा कुछ सीट रहता है. 12 टाइम्स शायद वो लेते हैं, 12 to 13 टाइम्स जो भी हो, ठीक है. सो हर बंदा जो है 9 पेपर लिखता है GS का, मतलब मेंस में. अब वो 4 हो गया आपका GS 1 to 4, 5 हो गया आपका एस्से, 2 लैंग्वेज हो गया, 2 ऑप्शनल. सो 12,000 to 9, मतलब यूपीएससी के पास रफली 1,08,000 या उससे भी ज़्यादा, मतलब ओवर 1 लाख वो डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक करता है एक महीने में. आप बोलोगे यार 2-2.5 महीने तो लगते हैं मेंस के रिजल्ट में. भाई इवैल्यूएशन सिर्फ 1 महीने ही होती है, ठीक है ना, या फिर हो सकता है 20 to 25 डेज़ ही होती है. बाकी है ना क्वेश्चन को एक जगह लाना, उसका उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की कैसे मैप करना है रोल नंबर वाइज, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर वो डिस्कशन होता है, ठीक है, फिर ऑप्शनल के पेपर अलग जगह जाते होंगे. सो जो एक्टिव इवैल्यूएशन जो है, जहाँ पे इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है, वो 1 महीने में ख़त्म करता है यूपीएससी 1 लाख से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पेपर. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि दे डोंट हैव टाइम फॉर गेजिंग योर ईयर्स ऑफ इमोशनल टॉयल. आप जो मेहनत करते हो उसके पास है ना, उनके पास टाइम नहीं है. इट जस्ट फॉलो सेट ऑफ मैकेनिकल सेट, एक मैकेनिकल प्रोसेस है उनका इवैल्यूएशन का, ठीक है ना, उसी को फॉलो कर. इसलिए आप देखते हो कि मेंस का कट ऑफ भी जो है हर साल मतलब मोर और लेस सेम ही जाता है. लाइक फाइनल जो होगा आप कट ऑफ देखोगे 945, एक 2017 में चला गया था 1000, ठीक है ना. बाकी समय देखोगे 945, 965, मतलब इसी के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है, इसी के रेंज के अराउंड घूमते रहता है. ऐसा कभी नहीं देखोगे 1050 चला गया, और ऐसा भी कभी नहीं देखोगे 900 से नीचे चला गया. फाइनल की बात कर रहा हूँ, जनरल का. सो एक सेट मैकेनिकल प्रोसेस है उनका इवैल्यूएशन का. ये एक बहुत अच्छा टेल साइन है और आपको उसी के अलाइनमेंट में आना है, ठीक है ना, और वो मैं लाऊंगा आपके आंसर्स इवैल्यूएशन के थ्रू, ठीक है ना. सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर. ये जो 5 पॉइंटर जो मैंने बोला है, ठीक है ना, ये आपके ब्लड में चली गई होगी एंड यू फॉलो दैट थिंग. और वो मैं इन कमिंग वीडियोज़ में डिटेल बनाऊंगा GS 1 से लेके GS 4 तक का. फिर PSIR जो ऑप्शनल है उनका भी मैं कोशिश करूंगा, एस्से का ही बताऊंगा क्योंकि इट इज़ बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है. और फिर जैसे जैसे मुझे दिखेगा कि हाँ इस चीज़ में आपको कुछ नोट मेकिंग के बारे में लोग बहुत साइड ट्रैक हो रहे हैं. फिर एक ने मुझे पर्सनल टेलीग्राम आईडी पर मैसेज किया था, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम था कि GS 1 के कुछ जो टॉपिक्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी ऐसे करके जो बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, उसमें एक कॉन्टूर नहीं मिलता है कि यार कितना पढ़ना है, कितना रिलेवेंट है, क्या है. सो उसको भी मैं एक सेपरेट वीडियो में टैकल करूँगा, ठीक है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको दिया होगा कि कैसे आपको प्रोसीड करना है. एंड कोई भी क्वेरी होगा, कुछ को मैंने पर्सनल टेलीग्राम आईडी दिया है तो आप वहाँ कर सकते हो, कुछ को आप ishacks07@gmail.com है, वहाँ पर आप कर सकते हो. और रहा मेंस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो मैंने बोला था, वो मैं बहुत जल्द मतलब विद इन फ्यू डेज़ वो आने वाला है. और एक और वीडियो जो है, जो मैंने बोला कि आंसर्स का तो ब्रॉड बता दिया, फिर आंसर्स के अंदर क्या देखना है वो अभी जस्ट मैं उसको अभी अपलोड करूँगा कुछ देर में, ठीक है. सो स्टे ट्यून. और आप जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया हुआ है सब चीज़ के अकॉर्डिंग आप अपना काम करते रहो. मेरा जैसे ही रिलीज़ होगा आपको उससे पहले बहुत सारा काम करना है, ठीक है. और साइड बाय साइड मैं वीडियोज़ भी बनाऊँगा, और साइड बाय साइड टेस्ट सीरीज़ जो मैं लॉन्च करूँगा उसको आप इनरोल करना, उसको करना, फिर मैं दोनों को पैरेलली चलाने की कोशिश करूँगा. सो आई होप दैट विल बी फार मोर बेनिफिशियल, ठीक है ना. कोई भी ऐसा फीडबैक होगा, डू रीच आउट टू मी इन एट माई मेल और एट माई टेलीग्राम आईडी, जहाँ पर मैंने पर्सनल कुछ लोगों को दिया है, ठीक है. सो आई होप
this video is very beneficial. See you soon.